Hello, I'm Prince and you're watching Phenol Institute of Chemistry. So in the last lecture of the equilibrium हमने कंप्लीट किया फिजिकल इक्विलिब्रियम. आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ. फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इट मीन्स दैट इन मोशन. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मानो कि ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है. इन तीनों पर्सन के बीच में 5000 रुपीज घूमते रहते हैं. जैसे ए बी को 5K रुपीज डोनेट करता है, बी सी पर्सन को 5K रुपीज डोनेट करता है, वही जो 5K है वो ए के ऊपर वापस आ जाता है. सो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड डायनेमिक नेचर. ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म्स भले ही अलग अलग है. जैसे 5K यहाँ से यहाँ पे चेक के फॉर्म में गए, यहाँ से यहाँ पे कैश के फॉर्म में गए, यहाँ से यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, दैट डजंट मैटर. लेकिन ये जो पैसे हैं वो घूमते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक. सो इसी तरह से हमें कंसिडर करना है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ किस तरह से डायनेमिक नेचर के अंदर हो सकता है. Likewise, we consider that reactant is denoted as R and product is denoted as P. So reactant से product reaction जा रहा है, that is called forward direction. Product से reactant में आ रहा है, that is called reverse direction. So ये जो forward and reverse direction continuous हो जाए, जब इनका rate भी same हो जाए, forward to reverse, reverse to forward, and that is called dynamic condition. अल्टीमेटली जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर हम बात करेंगे तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. तो ग्राफ का जो ड्राइंग है वो इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट ड्यूरिंग द टाइम खत्म हो रहे हैं. सो रिएक्टेंट जो है वो इस तरह से डिक्रीज हो रहा है एंड प्रोडक्ट जो है वो जीरो से फॉर्म होके इस तरह से जाएगा. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसे रिएक्टेंट कहेंगे एंड हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स लिखेंगे. ठीक है, सो ये कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हमने कंसिडर किया. सो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट जब इक्वल हो जाते हैं, यू कैन सी दिस लाइन के इस पॉइंट के ऊपर ये इक्वल हो गए. तो इक्वल जैसे ही हो जाता है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. और इस टाइम के ऊपर हम इक्विलिब्रियम टाइम भी कहेंगे इसे. जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी it gives C plus D. So C and D are called products and A and B are called reactants. So reactant से product, product से reactant rate equal हो गया. जैसे ही ये rate equal हो गया that is called dynamic condition. मतलब कि A and B, A B के साथ reaction करेगा, B A के साथ reaction करेगा, it will form C plus D. स्टार्टिंग के अंदर तो C plus D फॉर्म होगी बिकॉज ये जीरो थे. जैसे हम कंसिडर करते हैं कि मानो कि यहाँ पे 10 मोलर से स्टार्ट किया मैंने और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो स्टार्टिंग के अंदर जैसे ही फॉर्मेशन हो रहा है इनका ये 0 मोलर हो गए बिकॉज अभी तो स्टार्ट ही किया रिएक्शन. तब जाके आगे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे क्या हो जाएगा, ये जैसे ही 5 मोलर हो गए, ये जैसे 5 मोलर हो गए, अब ये इक्वल हो जाएंगे. जैसे ही इक्वल हो जाएंगे इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या है कि अब C प्लस D जैसे ही एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके A एंड B बना रहे हैं, एट द सेम टाइम A एंड B रिएक्शन करके C एंड D बना रहे हैं. आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमने एक एग्जाम्पल लिया है हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको समझा दूं कि नाइट्रोजन जब डाई नाइट्रोजन N2 एंड H2 एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बना देते हैं NH3, दैट इज कॉल्ड अमोनिया, है ना. एक बंद रूम के अंदर, क्लोज्ड वेसल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर. N2 प्लस 3H2 हम कंसिडर करेंगे इसको बैलेंसिंग, तो 3H2 इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द NH3. ठीक है ना. तो इस तरह से यहाँ पे बन रहा है. मैं आपको पहले ही बता दूं कि क्लोज्ड कंटेनर है, N2 H2 एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं एंड साथ ही साथ में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है NH3B. तो स्टार्टिंग के अंदर हमने कंसिडर किया है N2 and 3 मोल्स ऑफ द H2. हम रिएक्शन लिख देते हैं, N2 plus 3H2 it gives 2 moles of the NH3. सभी गैसियस स्टेट के अंदर है, होमोजेनियस की बात हो रही है बिकॉज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर इन द सेम गैसियस स्टेट्स, मतलब कि सेम स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है. अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में N2 and 3H2 का हमने नोन अमाउंट लिया है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं कि say suppose if we consider in a molar concentration, तो इन दोनों की मोलारिटी हमने इस तरह सेट की है कि 20 मोलर, ये 20 मोलर हमने कंसिडर किया. तब यहाँ पे कितना होगा,
ऑब्वियसली जीरो होगा, बिकॉज अभी तो फॉर्मेशन स्टार्ट ही हो रहा है, तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा। तो पहले रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाता है, ठीक है। तो पहले हमने N2 लिया, H2 लिया, एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, बंद रूम के अंदर बंद कर दिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिया, तो N2 and 3H2 एक दूसरे के साथ रिएक्शन स्टार्ट किए एंड NH3 फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही NH3 फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, NH3 के सारे मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं, ओके, इस तरह से। तो पहले पहले तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, इसका तो रिएक्टेंट का ऑलवेज डिक्रीज होता है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर। सो 19 मोलर हुआ तो यहाँ पे 1 मोलर हुआ, ठीक है, इस तरह से। जैसे इनका 15 मोलर हुआ तो इसका हो गया 5 मोलर। एक ऐसी कंडीशन आई कि एट दैट टाइम दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गए, जैसे ये 10 मोलर हो गया, ये 10 मोलर हो गया। नाउ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, ओके। ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि 9 मोलर हो गया, 11 मोलर हो गया। जैसे ही ये कंडीशन रीच होगी ना, तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर आगे भी तो नहीं जा सकता, मैं कहूंगा क्लोज कंटेनर है। इसका मतलब क्या है कि N2 + 3H2 का फॉर्मेशन हो रहा है NH3 का, और NH3 डिफॉर्मेशन हो रहा है N2 + 3H2 में, मतलब रिवर्स रिएक्शन के अंदर ही जा रहा है। जैसे ही रिवर्स रिएक्शन के अंदर जाएगा, ये कंडीशन कैंसिल हो जाएगी। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हैं, तो NH3 तब N2 and 3H2 के अंदर कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा इसका। जैसे ही इसके अंदर कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, देन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। ऐसे केस के अंदर अगर आपको रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ले जाना है, तो क्या करेंगे, वो लेस शटलियर्स प्रिंसिपल के अंदर आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 मोलर सेम हो गए, देन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। हम ग्राफ से भी ये चीज समझ सकते हैं। ग्राफ से टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको समझाई है कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस, अगर हम ग्राफ लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो N2 जो है वो रिएक्टेंट है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको। H2 भी डिक्रीज हो रहा है एंड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है NH3। तो ये जो लाइंस इक्वल हो गई ना, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अगर यही चीज आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप, ड्यूटेरियम इज आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन, तो अगर आप H की जगह पे D लिख देते हैं, मतलब कि D2, इफ वी कंसिडर द ड्यूटेरियम इज रेडियो एक्टिव, सो ड्यूटेरियम से अगर आप इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, तो भी रिजल्ट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, बिकॉज आइसोटोप्स जो है वो केमिकली सेम बिहेवियर करता है, बिकॉज इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। सो N2 and 3 D2 अगर आप कंसिडर करेंगे ड्यूटेरियम, सो ND3 फॉर्म होगा, मतलब NH3 की जगह पे ND3, लेकिन रिजल्ट्स जो होंगे वो सिमिलर रहेंगे, सेम रहेंगे, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, ये जो सारे स्टेप्स हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, इक्वल रेट से हो रहा है। फॉरवर्ड इज इक्वल टू रिवर्स एंड दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, एंड इट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक और एग्जांपल है H2 + I2, इट गिव्स HI, मतलब 2 moles ऑफ HI। सेम रिजल्ट्स, सेम प्रोसीजर। पहले H2 and I2 के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 मोलर कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे 0 मोलर है। धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। एक ऐसी कंडीशन आएगी जो 5 मोलर हो जाए, then it is called the equal condition, reactant is equal to product. So HI का डिफॉर्मेशन एंड I2 एंड H2 एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके HI का फॉर्मेशन इक्वल कर देंगे, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ग्राफ ड्रॉ कर ले। सो ड्यूरिंग द टाइम ये जो H2 एंड I2 है वो डिक्रीज हो रहे हैं इस तरह से, एंड HI का एक फॉर्मेशन हो रहा है। तो H2 एंड I2 हमें यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे, बिकॉज रिएक्टेंट्स है, ड्यूरिंग टाइम खत्म हो रहा है रिएक्टेंट्स, एंड जो प्रोडक्ट्स है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है,
सो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रही है 2 moles ऑफ द HI। ये जो लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं ना, तब इनके कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, मतलब कि जब H2I2 के साथ रिएक्शन करके HI फॉर्म करता है, एट द सेम टाइम HI डिफॉर्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है एंड H2I2 फॉर्म करता है। सो दिस इज ऑल्सो द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज डिनोटेड एज K। सो इक्विलिब्रियम को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है, सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि AABB रिवर्सिबल CC एंड DD। इस केस के अंदर मैं आपको बता दूं कि एरो के इस साइड हमने कंसीडर किया है रिएक्टेंट्स एंड इस साइड हमने कंसीडर किया है प्रोडक्ट्स। तो ऐसे केस के अंदर कैपिटल A कैपिटल B क्या है, तो कैपिटल A कैपिटल B आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, कैपिटल C कैपिटल D आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, लेकिन आप कहेंगे सर स्मॉल ABCD भी तो आपने बताएंगे। स्मॉल ABCD आर कंसिडर्ड एज अ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे अगर हम लिखते हैं N2 + 3H2, ठीक है, सो B यहाँ पे हो जाता है 3A यहाँ पे हो जाता है 1, सो इट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो हम कंसिडर करेंगे ऐसे केस के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड एज अ K and this is called law of the chemical equilibrium। K is called what? K is just multiplication of concentration of products। तो मतलब हमें अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है अपॉन मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। सो हमें रिएक्टेंट से मतलब है। ओके, सो प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट्स नीचे आएगा, P/R ऑलवेज याद रखिए। अब आप कंसिडर कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K नहीं लिखा जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड एज अ Kc। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है C, सो Kc हम लिखेंगे। और जैसे यहाँ पे लिखा है तो ब्रैकेट इंडिकेट्स इट्स कॉन्सेंट्रेशन, सो ब्रैकेट मोलर के अंदर कंसिडर करेंगे C का कॉन्सेंट्रेशन, मोलालिटी भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मालिटी भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन। जो ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, वो इंडिकेट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन। कैपिटल C हमने यहाँ पे लिखा है, रेस टू में चला जाएगा C। ये जो होंगे ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसके रेस टू में लिख देंगे। और जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट की साइड ही है, इसलिए हम D यहाँ पे लिखेंगे और रेस टू क्या कर देंगे D। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा A रेस टू A एंड B रेस टू B। So this is called equilibrium concentration and its mathematical representation. So N2, H2 and NH3 तीनों के कॉन्सेंट्रेशन दे दिए है और NH3 का फॉर्मेशन यहाँ पे बताया है। इसका मतलब क्या है, हमको रिएक्शन लिखना होगा। आपको रिएक्शन नहीं देंगे ऐसे केस के अंदर, रिएक्शन खुद आना चाहिए और वैसे ही आएगा ही, इजी है। NH3 इन ए गैसियस स्टेट, सो ऐसे केस के अंदर हम Kc लगा दे। सो Kc किस तरह से लिखेंगे, NH3 है देन NH3 रेस टू 2, इस तरह से लिखेंगे। ओके, और उसका जो गैसियस स्टेट है यहाँ पे लिखना पड़ेगा गैसियस स्टेट। वैसे ही प्रोडक्ट्स की साइड NH3 था इसलिए ऊपर आया, रिएक्टेंट की साइड 2 है तो 2 लिखेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो गैसियस स्टेट एंड रेस टू 1, रेस टू 1 ना लिखे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है लिखे। H2 इन गैसियस स्टेट, हाँ लेकिन 3 है तो रेस टू 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, बस वैल्यू ऊपर से नीचे रखनी है और क्या करना है, 1.2 into 10⁻² raised to 2 N2 is 1.5 into 10⁻², H2 is 3.0 into 10⁻² raised to 3। इसका सॉल्यूशन। और यूनिट्स के बारे में जैसे ही बात करते हैं तो यूनिट्स हर बार अलग अलग होंगे, बिकॉज आपको यूनिट यहाँ पे चेक करने होंगे, मतलब मोलर स्क्वायर अपॉन मोलर इंटू m⁻3। ओके, तो इस तरह से आपको यूनिट निकाल देना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 4 एंड m⁻2 -4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा m⁻2। तो इस तरह से आंसर आएंगे। सो द फाइनल आंसर इज 0.0355 into 10⁴ मोलर इज टू -2। अगर हमें इसको आसानी से लिखना है देन 355 लिख सकते हैं, 3.55 into 10⁻² भी लिख सकते हैं।
दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। आप रिवीजन करते रहिए।